Question number 3, third number question. A fire engulfed the premises of a business of Messrs Kite Limited in the morning of 1st October 17. The entire stock was destroyed except stock salvaged of rupees 50,000. Insurance policy was for rupees 5 lakh with the average clause. The following information was obtained from the records saved for the period from 1st April to 30th September. Sale, purchase, carriage inward, carriage outward, wages, salary, stock 31st March 17 मतलब ओपनिंग डेट का. एडिशनल इंफॉर्मेशन में सेल्स अप टू 30 सितंबर इंक्लूड 75,000 for which goods had not been dispatched. On 1st June 2017, goods worth 1,98,000 sold to Hari on approval basis, which was included in sales, but no approval has been received in respect of 2/3 of the goods sold to him till 30th September 17. Purchases up to 30th September did not include 1 lakh for which purchase invoice had not been received from supplier, though goods have been received in godown. Past records show the gross profit rate 25% on sale. You are required to prepare the statement of claim for loss of stock for submission to the insurance company. तो अपन ट्रेडिंग अकाउंट बना के स्टॉक का फिगर निकालेंगे, फिर अपन उसका स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाएंगे. ठीक है, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना के उसका स्टॉक का फिगर निकालेंगे. अब फिर से रिमाइंड करता हूँ कि स्टॉक यानी अपन फिजिकल स्टॉक निकालना चाहते हैं, क्योंकि अपन स्टॉक निकाल रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ इंश्योरेंस क्लेम. और इंश्योरेंस क्लेम में कौन सा मटेरियल जलेगा जो आपके गोडाउन में था, बस इतनी सी सिंपल सी बात है. बट निकाल कहाँ से रहे आप? तो निकाल रहे डॉक्यूमेंट पे से जो अकाउंटिंग हुई है, वाउचर पे से जो अकाउंटिंग हुई है, बिल पे से जो अकाउंटिंग हुई है, उन फिगर पे से निकाल. आपके पास वो रिकॉर्ड नहीं है कि फिजिकल मूवमेंट का रिकॉर्ड नहीं, अकाउंटिंग वाला रिकॉर्ड है. कितना माल आया, कितना माल गया, वो रिकॉर्ड रहेगा तो सीधा सीधा है काम. जितना माल आया वो स्टॉक में ऐड कर लो, जितना माल गया माइनस कर दो, तो पता चल जाएगा कि जितने दिन आग लगी कितना स्टॉक था. लेकिन आपको फिजिकल मूवमेंट का डाटा नहीं मालूम है, आपको अकाउंटिंग वाला डाटा मालूम है. अब अकाउंट में परचेज की एंट्री होती है बिल के बेसिस पे. तो माल खरीदा यानी जरूरी नहीं कि माल आ भी गया हो. तो ये अगर मिसमैच है तो आपको एडजस्ट करना है, बस इतनी सी बात. ऐसे ही सेल में सेल कर लिया बोला, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि गुड्स आपके गोडाउन से चले ही गए होंगे. हो सकता है कि गुड्स अभी गोडाउन से निकले नहीं है. तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि आप अकाउंट के फिगर पे से फिजिकल स्टॉक निकालना चाहते हो. इसलिए मैंने बोला डेबिट साइड में जो भी फिगर आया है वो माल आ गया होना चाहिए आपके गोडाउन में, और क्रेडिट साइड में जो भी आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के वो माल आपके गोडाउन से चला गया होना चाहिए. बस इतना देखो. फाइनल अकाउंट नहीं बना रहे हम, इसलिए फाइनल अकाउंट में क्या करना है वो अलग बात है, उसके लिए हम कुछ और देख सकते हैं. लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं कि आपके गोडाउन में कितना माल था. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मैं तो सिंपली ट्रेडिंग अकाउंट ही लिख देता हूँ, बट कोई चाहे तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बोल सकता है, क्योंकि एक वर्किंग है ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. और ये अकाउंट है आपका 1 अप्रैल 17
टू 30 सितंबर 17। इसका मतलब इस पे से जब आप बैलेंस करके क्लोजिंग स्टॉक निकालोगे तो वो क्लोजिंग स्टॉक 30 सितंबर का रहेगा, बराबर। 30 सितंबर का क्लोजिंग स्टॉक है, आग लगी 1 अक्टूबर को सुबह सुबह, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बीच में और कोई ट्रांजैक्शन और कोई मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं हुआ, समझ गए। तो इसीलिए आपको 30 सितंबर तक का डाटा दिया उसने क्योंकि 1 अक्टूबर को सुबह सुबह आग लगी है, ठीक है। अब इसमें उसने हमको दिया सेल, तो सेल में माल जाता है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दो। कुछ चेंजेस होने वाले हैं, कुछ एडजस्टमेंट है, इसलिए इनर में लिख दो। परचेसेस में माल आता है, इसलिए डेबिट में लिख दो। इसमें भी कुछ चेंजेस है मेरे ख्याल से, तो इसको भी इनर कॉलम में लिख दो। $18,75,000। कैरेज इनवर्ड यानी गुड्स को लाने का खर्चा है, वो गुड्स की कॉस्ट का हिस्सा है, इसलिए कैरेज इनवर्ड को भी आप ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करोगे। ये गुड्स की कॉस्ट में इंक्लूड होता है, ऐड होता है। कैरेज आउटवर्ड ये सेलिंग का खर्चा है, ये गुड्स की कॉस्ट में ऐड नहीं होता है, ये तो बेचने का खर्चा है, बराबर। हम तो यहाँ बात कर रहे हैं कौन से गुड्स हमारे पास बचे हुए, इसलिए ये आपके P&L में आता है, यहाँ पर नहीं आएगा। तो सिर्फ ट्रेडिंग P&L नहीं, बल्कि ये भी समझो कि यहाँ पे आपके कौन से खर्चे आएंगे जो स्टॉक के वैल्यू का हिस्सा बनते हैं, जो स्टॉक की वैल्यू में इंक्लूड होते हैं, वो खर्चे आएंगे यहाँ पे। तो ये तो बेचने का खर्चा है, ये काम का नहीं है। वेजेस, वेजेस यानी हम वर्कर लोगों को पे करते हैं, और वर्कर लोग गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, बनाने का काम करते हैं, हैंडल करने का काम करते हैं, इसीलिए वो हम वैल्यूएशन में इंक्लूड करते हैं। अब सैलरी जो है वो हम तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के काम करते हैं, ऑफिशियल लेवल का काम करते हैं, उनको जो पेमेंट करते हैं उसको अपन सैलरी बोलते हैं। इसका मतलब वो उनका जो सर्विसेज है वो प्रोडक्शन के लिए नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं है, इसीलिए सैलरी को अपन वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में इंक्लूड नहीं करेंगे, अपन अपने P&L में लेते हैं, इसलिए इसको समझ रहे हैं, इसलिए सैलरी भी यहाँ नहीं आएगा। ओपनिंग डेट पे मेरे पास 3.5 लाख का माल था, मतलब इतने गुड्स तो मेरे पास पहले से गोडाउन में थे। ओपनिंग स्टॉक अब वो बता रहा है मुझे कि भाई जो सेल का फिगर दिया आपको 30 सितंबर तक का इंक्लूड 75,000 फॉर विच गुड्स हैड नॉट बीन डिस्पैच। फिर रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनो। कंसेप्ट डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर जगह आपको मदद करेंगे, इसलिए मैं हर चीज़ जो पढ़ाऊंगा वो जितने बार मौका मिलता मैं समझाते जाता हूँ, बोलते जाता हूँ, आपको उसको ग्रास्प करना चाहिए, वो आपके भी दिमाग में बिल्कुल वैसे ही क्लियर हो जाना चाहिए। तो भाई ये बताता है कि आपके पास कितने गुड्स थे, समझ रहे हैं, और ये जो बताएगा वो उसमें से कितने चले गए, क्या बताता, उसमें से कितने चले गए, यानी ये ऑटोमेटिकली डेबिट में से क्रेडिट माइनस होगा, तभी तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक यानी कि डेट ऑफ फायर का स्टॉक एज ए बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। ये बैलेंसिंग फिगर निकालने ने काय का बैलेंस है, ये डेबिट माइनस ये क्रेडिट, ये डेबिट में से ये क्रेडिट माइनस किया तो बैलेंस बचा। तो डेबिट में हर वो चीज़ आना चाहिए जो बता रही कि माल आ गया और जो उसकी कॉस्ट का हिस्सा है, जो उसकी वैल्यू में ऐड होता है, और क्रेडिट में हर वो आइटम आना चाहिए जो बता रहा कि माल चला गया। ध्यान से सुन लीजिए, अब वो बता रहा कि भाई ये जो सेल आपने लिखा है इसमें से 75,000 वाला माल तो डिस्पैच ही नहीं हुआ, मतलब वो तो गया ही नहीं। तो अगर आप उसको यहाँ से हटाओगे नहीं तो वो क्रेडिट में रहेगा, और क्रेडिट में रहेगा मतलब स्टॉक को रिड्यूस कर देगा, जबकि स्टॉक तो आपके गोडाउन से वो आला गया ही नहीं। समझ में आ रही बात?
फॉर्मूले की तरह चलोगे कि ये प्लस करना ये माइनस करना, तो जिंदगी में कभी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना पॉसिबल नहीं होगा, और बन गए तो प्रोग्रेस कभी नहीं होगा, ये बिल्कुल ख्याल रखना। और समझने में थोड़ा मेहनत लगती है, एक बार में कई बार नहीं भी क्लिक होता है। तो मैं कोई एक ही बार समझाता हूँ दोबारा नहीं समझाता, ऐसा तो है नहीं। मैं तो जितने प्रॉब्लम करूंगा उतने बार बोलता रहूंगा। तो पहली बार थोड़ा ठीक से क्लियर नहीं हुआ, सोचने का अपन ने, फिर घर पे जाते फिर सोचने का क्या पढ़ाया गया, दूसरे बार फिर ध्यान देने का, तो क्लिक होने लगेगा, बराबर। लेकिन अगर आपने उसको ढील डाल दिया कि नहीं जान दो यार, मैं याद कर लूंगा, मैं ध्यान रखूंगा कौन सा प्लस करना है कौन सा माइनस, तो पहली चीज तो ऐसे प्रॉब्लम में आप याद करके भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये पूरा डिपेंड करता है कि वो बता क्या रहा आपको। अभी यहाँ बताया उसमें मेरे को सेल में से हटाना है, वहीं दूसरे इसमें मेरे को वो सेल का ही आइटम देगा, लेकिन मेरे को ऐड करना पड़ सकता है, क्योंकि वो बोलेगा माल तो चला गया था बट बिल बना नहीं, आपने सेल में अकाउंट ही नहीं किया, बराबर। आप ऐसे जब याद करते रहते हो कि इसको ऐड करो इसको माइनस करो, यानी आपके दिमाग की आइडिया क्लियर नहीं हो रही है, आप सिर्फ मेमोरी में रख रहे हो, और मेमोरी में रखी हुई चीज़ नंबर 1 बहुत लंबे समय तक रहेगी नहीं, निकल जाएगी। नंबर 2, जब बहुत सारी चीज़ें मेमोरी में आएंगी तो कन्फ्यूज़न होने लगेगा। अभी जब आप वो पर्टिकुलर चीज़ पढ़ते हो और याद कर लेते हो, आपको लगता बिल्कुल अच्छे से आ गया, वो सिर्फ क्योंकि अभी आप उसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं इसलिए आपको याद है वो। अब जब आप पूरा कोर्स पढ़ लोगे, यानी कि 10-15 चैप्टर जब आप पढ़ लोगे, उसके बाद फिर कंफ्यूजन होगा, जो चीज़ याद की थी वो इधर की है कि इधर की है, फिर कंफ्यूजन होगा। द बेस्ट वे ऑफ स्टडी एंड द ओनली वे ऑफ स्टडी फॉर ए प्रोफेशनल इज टू अंडरस्टैंड। और इसीलिए मैंने वो स्लोगन लिखा हुआ है, और वो मेरी पब्लिश किताबों में भी है। टैक्समैन ने ऑल इंडिया बेसिस पे किताब पब्लिश की थी, मैं उसमें भी लिखता था, डू नॉट मेमोराइज एनीथिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। क्योंकि वही फिलॉसफी एक प्रोफेशनल के लिए बिल्कुल सही है। मैंने एक्सेप्शन आपको बताया था, जो चीज़ आपके प्रोफेशनल लाइफ में आगे काम की नहीं है और बहुत डिफिकल्ट है, मैं तो बोलता इवन जो काम की नहीं बट समझ सकते तो समझ जाओ ना, आदत समझने की रखो, लेकिन डिफिकल्ट है, काम की भी नहीं है, तो चलो याद करके आप काम चला सकते हो। लेकिन अदरवाइज बाकी की चीज़ों को याद करना, यानी आप एक गलती कर रहे हो और उसका नुकसान आप ही को होता है, टीचर को नहीं होता है, ये ख्याल रखना। समझ रहे, नुकसान आपका होता है क्योंकि आपकी आइडिया डेवलप नहीं होती, आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल डेवलप नहीं होती, आपका समझ नहीं डेवलप होता है, तो नुकसान तो आप ही का होने वाला है। याद करके जूनियर लेवल की एग्जाम पास करना आसान होता है, जैसे जैसे आप हायर लेवल में जाओगे डिफिकल्टी आपकी बढ़ती जाएगी, लेकिन अगर आप समझ के पढ़ोगे तो ये हैबिट आपको आगे तक साथ देगी, काम देगी। मैं समझाने को तैयार हूं तो भला आपने समझने की कोशिश क्यों नहीं करना चाहिए। मैं अगर 10 प्रॉब्लम करता हूं तो 10 बार समझाता हूं, देन व्हाई शुड यू नॉट हैव दैट करेज कि भाई हम भी सीखेंगे समझेंगे। समझ रहे हैं ना। अगर मैं ऐसा तो है नहीं कि एक बार समझा के छोड़ देता हूं उसको, मैं जितने बार आता बताते जाता हूं। अभी कॉस्टिंग में ईओक्यू पढ़ रहे थे, कितने बार बताया आपको, ईओक्यू का मतलब हर बार बताया, ऑर्डरिंग का खर्चा क्या है बताया, कैराइंग क्या कैसे कैलकुलेट हो रहा, हर बार बोल बोल के बताया। अगर 10 प्रॉब्लम किया होगा तो 10 बार तो बताया ही बताया, तो इसका मतलब आप ध्यान दोगे तो बिल्कुल पिकअप होगा, आइडिया डेवलप होगी दिमाग में, क्योंकि मैं उसका मीनिंग बोलता रहता हूँ। मैं सीधे सीधे फॉर्मूला नहीं बोलता, मैं उसका मीनिंग बोलता हूँ, कैलकुलेशन करते करते आपको मीनिंग बोलता हूँ, यानी आपकी भी वैसी आदत पड़ जाएगी पढ़ने की, बराबर। फिर आपको तकलीफ नहीं जाएगी, फिर आप जल्दी जल्दी चीज़ों को ग्रास्प कर सकोगे। तो इसके बाद ये 75,000 का माल आपके गोडाउन से गया ही नहीं है बट सेल में इंक्लूडेड है, तो इसमें से हटा दो। लेस गुड्स नॉट डिस्पैच्ड या डिलीवर्ड 75,000। फाइनल मत करो, और चीजें पढ़ना है भी देखना है। ऑन 1 जून 2017, इस पे और ज्यादा ध्यान देना। ऑन 1 जून 2017 गुड्स वर्थ 1,98,000 sold to Hari on approval basis which was included in sales, but no approval has been received in respect of 2/3 of the goods sold to him till 30th September। सेल्स ऑन अप्रूवल फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है,
बराबर है। तो कई बार लोग क्या करते, जैसी माल भेजा सेल में एंट्री कर लेते, इसने भी वैसे ही किया। करेक्टली स्पीकिंग सेल में कब लेना चाहिए, जब या तो अप्रूवल आ गया या तो टाइम एक्सपायर हुआ, बराबर है। तो वो बता रहा है आपको कि भी जो 2/3 है उसके लिए तो ना अप्रूवल आया ना टाइम एक्सपायर हुआ। इसका मतलब है 1/3 अप्रूव हो गए या 1/3 का टाइम एक्सपायर हो गया, मतलब 1/3 बिक गए हैं, 2/3 नहीं बिके। ठीक है, ये आपने सेल्स ऑन अप्रूवल सेंट 1,98,000 के भेजे, इसका 1/3, इसका 2/3, तो 198, 66,000 के जो गुड्स है 1/3 ये बिक गए, सोल्ड। ठीक है ना मेरी बात। 1,32,000 जो है नॉट येट सोल्ड। अब मेरे पास इसको यहां पे ट्रीटमेंट देने के कई रास्ते हैं, समझ रहे हैं, कई रास्ते हैं। पहला रास्ता तो यह है कि आप कुछ मत करो, डोंट डू एनीथिंग इन दिस, इसमें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, कुछ मत करो। आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया, क्योंकि मैं फाइनल अकाउंट नहीं बना रहा, मैं क्या बना रहा हूं कि गुड्स कितने थे उसकी वर्किंग है। तो अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि जो भी माल आपके गोडाउन से गया वो क्रेडिट साइड में आना चाहिए। अब मुझे बताइए कि आपके गोडाउन से 1,98,000 का माल गया है ना, सेल वैल्यू के टर्म्स में 1,98,000 का माल गया है कि 66,000 का माल गया है, बताइए। 190 का। अब आपका जो सेल का फिगर वहां दिख रहा है उसमें 198 इंक्लूडेड है कि 66 इंक्लूडेड है, तो 198 का माल गया है, 198 इंक्लूडेड है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। समझ में आ रही बात। फिर बाद में देखेंगे कि अगर आप चाहो, यानी आप अकाउंटिंग वाले हिसाब से बोलोगे कि 66 बिका बाकी तो बिका नहीं, वो तो अलग दिखाना चाहिए। अरे आप फाइनल अकाउंट नहीं बना रहे ना भैया, ये क्यों नहीं समझते, आप फाइनल अकाउंट नहीं बना रहे इसलिए उसकी जरूरत नहीं है, पर करना है तो वो भी करके आपको दिखा दूंगा, समझ रहे। लेकिन फिलहाल तो आप इसका कोई एडजस्टमेंट इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके 1,98,000 के पूरे गुड्स उस सेल के फिगर में है, और वो पूरे गुड्स आपके गोडाउन से गए हैं। बिके नहीं बिके उससे भी मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, मेरे को मतलब है कि गोडाउन से माल गया कि नहीं गया। समझ में आ रही मेरी बात। तो गोडाउन से माल गया है, तो इसीलिए 198 उसमें जो आया है करेक्ट है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर क्या बोलता है वो, परचेसेस अप टू 30 September 2017 डिड नॉट इंक्लूड 1 lakh फॉर विच परचेस इनवाइसेस हैड नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर दो द गुड्स हैव बीन रिसीव्ड इन गोडाउन। डेबिट में जो गुड्स आगे आना चाहिए, अब ये 1 लाख का माल आपके गोडाउन में आ चुका था, लेकिन आपके परचेस के फिगर में नहीं है, क्योंकि ये परचेस का फिगर अकाउंट बुक से निकला है। अकाउंट बुक आप परचेज बिल के बेसिस पे लिखते हो, और परचेज बिल आया नहीं, परचेज बिल आया नहीं इसलिए अकाउंटिंग हुई नहीं, इसलिए इस फिगर में वो आइटम इंक्लूडेड नहीं है, जबकि वो माल गोडाउन में आ चुका था। अब अगर आप उसको यहाँ ऐड नहीं करोगे और इसके बेसिस पे आप स्टॉक निकालोगे, तो बट नेचुरल है कि वो 1 लाख रुपए के गुड्स को आपने उसमें इंक्लूड ही नहीं किया, जबकि वो 1 लाख रुपए के गुड्स गोडाउन में आ गए थे। समझ में आ रही ना बात। ये पिकअप करो बराबर। तो ये 1 लाख रुपए यहाँ ऐड करूंगा। अब आप लिखने के लिए बोल सकते हो ऐसा, अनरिकॉर्डेड परचेस, ऐसा बोल सकते हैं, अनरिकॉर्डेड परचेस। आपने रिकॉर्ड नहीं किया बट वो माल आ चुका है 1 लाख रुपए। बाकी तो प्रॉफिट मार्जिन है, तो अब इसको अपन फाइनल कर सकते हैं 19,75,000। ठीक है, और ये आपका आ रहा है 27 लाख। अब क्योंकि डेबिट साइड में जो है वो कॉस्ट है और क्रेडिट साइड में जो है वो सेल वैल्यू है, तो कॉस्ट में से मैं सेल वैल्यू नहीं माइनस कर सकता, तो वो सेल वैल्यू में जो प्रॉफिट है उसको हटाना है।
तो अपन उस सेल में से माइनस करने के बदले डेबिट में लिख देते हैं। क्रेडिट में डेबिट किया तो माइनस तो होता ही है, वो तो मालूम ही है, बराबर। तो इसलिए अपन इधर लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट 27 लाख पे उसने बोला 25% ऑन सेल, कितना हुआ 6,75,000। अब आप डेबिट वाले फिगर का टोटल फाइनल कर लो। $30,75,000। अकाउंट को बैलेंस किया तो दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाता है, तो इधर भी 30,75,000 लिख दिया। लेकिन फिर देखा कि इधर तो 3,75,000 रुपये कम दिख रहा है। इसका मतलब 3,75,000 का कोई ना कोई आइटम है जो क्रेडिट साइड में आना चाहिए बट मिसिंग है, लिखा नहीं है। तो भाई क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक भी आता है, वो दिया नहीं था, इसका मतलब ये है क्लोजिंग स्टॉक, बराबर। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट के लैंग्वेज में आप बोलोगे क्लोजिंग स्टॉक, उसी को आप बोल सकते हो स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर, आग लगी उस दिन का स्टॉक। कैसे निकाला? बैलेंसिंग करके, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर करके निकाला। अब स्टेटमेंट ऑफ क्लेम कैलकुलेशन बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी तो हमारे गोडाउन में 3,75,000 का माल था, लेस सॉल्वेज वैल्यू, लेकिन उसमें से जो भी बच पाया वो 50,000 वैल्यू का है। मतलब 3,25,000 का हमारा नुकसान हुआ, लॉस बाय फायर। हमारा नुकसान हुआ 3,25,000 का, बराबर। अब हमारी जो पॉलिसी है वो 5 लाख की है। पॉलिसी अमाउंट 5 लाख। इंश्योरेबल सम यानी कितने का इंश्योरेंस होना चाहिए, तो इंश्योरेबल सम यानी उस दिन आपके पास कितना स्टॉक था वो इंश्योरेबल सम है, यानी उतने का इंश्योरेंस होना चाहिए था। ये इंश्योरेंस कंपनी का कंसेप्ट है, बराबर है। क्योंकि स्टॉक रोज बदलता है, स्टॉक रोज बदलता है, पॉलिसी लिया होगा उस दिन से लेकर रोज बदलता है। तो भाई इस पर्पस के लिए ये नॉर्म है कि जिस दिन आग लगी उस दिन कितना माल था उसको बेस बनाया जाएगा। तो जिस दिन आग लगी उस दिन गोडाउन में जितना माल था उतने का इंश्योरेंस कराना चाहिए, ये इंश्योरेंस कंपनी का कहना है। अगर आपने उतने का या उससे ज़्यादा का इंश्योरेंस कराया है, जैसा कि इस केस में है, दैट मीन्स देर इज नो अंडर इंश्योरेंस, नो अंडर इंश्योरेंस। Hence, average clause not applicable। एवरेज क्लॉज का मतलब ही है कि अगर आपने अंडर इंश्योरेंस किया होगा, कम इंश्योरेंस कराया होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी प्रोपोर्शनेटली आपके क्लेम को कम कर देगी। तो यहां तो आपका अंडर इंश्योरेंस है ही नहीं, इसलिए क्लेम विल बी इक्वल टू 3,25,000। तो आप इंश्योरेंस कंपनी से पूरा 3,25,000 का डिमांड कर सकते हो, मांग सकते हो, बराबर।
3,25,000 आपको मिलना चाहिए। क्लियर? अब आपको सेल्स ऑन अप्रूवल के बाद दूसरा बता देता हूं। बेस्ट तो ये है, आप यही करो, आप लिख सकते हो कमेंट में कि वॉट एवर गुड्स वेर सेंट ऑन अप्रूवल वेदर सोल्ड और नॉट सोल्ड हैव बीन डिस्पैच फ्रॉम द गोडाउन, देयरफॉर नो एडजस्टमेंट इज नीडेड इन दिस वर्किंग। लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर। लेकिन अगर कोई चाहे, क्योंकि अपने दिमाग में क्या रहता है, वो जो अकाउंट फाइनल अकाउंट वाली चीज रहती है वो हावी रहती है, तो बार बार अरे यार वो तो बिका ही नहीं, फिर सेल में कैसे इंक्लूड किया, फिर अभी भी किसी के मन में चल ही रहा होगा, इतने बार बोलने के बाद भी कि ये फाइनल अकाउंट नहीं है, फिर भी चल रहा होगा कि सर वो ग्रॉस प्रॉफिट तो गलत है। अरे तो ये फाइनल अकाउंट है ही नहीं, ये ग्रॉस प्रॉफिट मेरे किसी काम का नहीं है, तो सिर्फ एक वर्किंग है, सेल में से कॉस्ट कन्वर्ट करना था, इसीलिए ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करना था, तो इधर लिख दिया। ये आपके फाइनल अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है। समझ में आ रही बात? लेकिन अपने दिमाग में बार बार वही आता, क्योंकि वो फाइनल अकाउंट हावी रहता है, तो इसलिए अगर किसी को वैसा करना है तो कर सकते हो, काम थोड़ा सा और बढ़ेगा, और क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। ऑल्टरनेटिव, सिर्फ सेल्स ऑन अप्रूवल का ही ट्रीटमेंट बदलना है, बाकी तो कुछ नहीं है। पूरा ही लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, ये आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, बाकी तो एज इट इज़ आने वाले हैं, जस्ट आप रिपीट कर सकते हो। ओपनिंग स्टॉक 3,50,000, परचेसेस जो है 1975, कैरिएज इनवर्ड 35,000, वेजेस आएगा। प्रोजेक्टर फिर से पिकअप करने में थोड़ा सा टाइम ले लेता है। अब आ गया। ठीक है, तो वेजेस 40,000, सेल्स, अब सेल में जो 2775 था, इसमें से ये 75 तो डिस्पैच नहीं हुआ, इसलिए हटाना ही था, बराबर। अब सेल्स ऑन अप्रूवल के फिगर पे आ रहा हूँ। सेल्स ऑन अप्रूवल का जो 1,98,000 है वो इसमें इंक्लूडेड है, उसमें से 66,000 एक्चुअल में बिक गया, तो 66,000 भी इसमें है, वो एक्चुअल में सेल है, वो माल गया भी है, इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1,32,000 का माल गया है, इसमें इंक्लूडेड भी है, लेकिन सेल नहीं हुआ है, तो आप अगर अकाउंटिंग के हिसाब से इसको हटाना चाहते तो हटा दो। ये देखो, लेस अनसोल्ड लाइंग ऑन अप्रूवल 1,32,000, सेल्स ऑन अप्रूवल, ताकि याद आ जाएगा आपको। अनसोल्ड, अनसोल्ड ऑन अप्रूवल जो गुड्स है 132, वो हटाओ यहां से, तो आपका 2568, 25 लाख
68,000। तो भाई सेल में से मैंने हटा दिया, बट फिर बोलूंगा कि वो गुड्स आपके पास से गए कि नहीं गए, गए हैं, तो फिर माइनस होना चाहिए, इसलिए क्रेडिट में आना चाहिए। अब आपके पास दो रास्ते हैं, आप क्रेडिट साइड में 1,32,000 लिख दो कि गुड्स लाइंग ऑन अप्रूवल विथ कस्टमर, समझ रहे? अब 1,32,000 अगर लिखूंगा तो ये सेल वैल्यू है, तो जब इधर प्रॉफिट लिखूंगा तो ऊपर वाला फिगर और नीचे वाला दोनों को ऐड करके लिखूंगा, बराबर। दूसरा रास्ता है कि आप इसको नॉर्मल फाइनल अकाउंट में जैसा करते हो कि आप बोलोगे गुड्स बिके नहीं, बिके नहीं तो हमारे है, यानी हमारे स्टॉक में आना चाहिए, और स्टॉक में जब हम लेते हैं उसको तो कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर पे लेते हैं, तो कॉस्ट पे बता दो, तो कॉस्ट पे बताना है कॉस्ट पे बताओ, तो मैं कॉस्ट पे बता देता हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टॉक विथ कस्टमर, जो आपने फाउंडेशन में सेल्स और अप्रूवल में पढ़ा है कि स्टॉक के साथ अपन बताते हैं, बट उसको क्या बोलते हैं अपन, स्टॉक विथ कस्टमर या स्टॉक ऑन अप्रूवल। अब ये 1,32,000 जो है ये सेल वैल्यू है, ठीक है, और हमारा प्रॉफिट मार्जिन दिया है सेल का 25%, यानी हर 100 रुपए के सेल में 75 रुपए कॉस्ट है, 25 रुपए प्रॉफिट है। 99,000। अब मैं यहाँ जब ग्रॉस प्रॉफिट लिखूंगा तो 25,68,000 का 25% लूँगा, 2568 इंटू 25%, 6,42,000। ये आपके फाइनल अकाउंट वाले हिसाब से भी ग्रॉस प्रॉफिट अब हो गया, बराबर। अब मैं डेबिट के फिगर का टोटल लगाता हूँ। $30,42,000 इसमें से माइनस करूंगा, देख लीजिए स्टॉक का फिगर वही आया है, आया बराबर में। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आपको लगे ऐसा करना है तो ऐसे करो, मैंने आपको समझा दिया पूरा, ठीक है। किसी को भी इसमें कोई भी क्वेश्चन कोई भी पॉइंट है तो बताइए, कुछ भी आपके मन में रहा तो पूछो, क्वेश्चन पूछने के लिए मनाही नहीं है। इनफैक्ट डाउट को मन में बनाए रखने से अच्छा है पूछ लेना चाहिए। 99,000 काय के लिए नहीं, स्टॉक का आगे क्या कर रहे हैं आप, स्टॉक का आप आगे क्या कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि ये स्टॉक में ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है, पर काय के लिए, आप फाइनल अकाउंट नहीं बना रहे हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फाइनल अकाउंट के लिए अपन बोलते अगर आग नहीं लगती और फाइनल अकाउंट के लिए अपन स्टॉक निकालते तो अपन बोलते कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो 3,75,000 इन गोडाउन, 99,000 विथ कस्टमर, ये टोटल मेरा स्टॉक है। आप निकाल रहे इंश्योरेंस क्लेम, आग अपने गोडाउन में लगी है, अपने कस्टमर के गोडाउन में नहीं लगी, बराबर है। तो अपना गोडाउन में ये वाला माल था, यानी ये जला है, ये माल अपना है लेकिन अपने गोडाउन में नहीं है, मतलब वो आग में जला नहीं। इसलिए मैं बार बार बोलता कि आप कर क्या रहे वो हमेशा ध्यान दो, सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, हर जगह ये हैबिट होना आपको, आप क्या कर रहे हैं पहले वो ध्यान में लाओ। कई बार क्या होता कर रहे कुछ और आप उसको लिंक किसी और चीज से कर रहे हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन होता रहता फिर, समझ रहे। और ये याद करने की आदत तो सबसे डुबाने वाली आदत है। क्या रहता आपको याद है, क्योंकि आपने फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है कि भाई क्लोजिंग स्टॉक में जो अनसोल्ड गुड्स है ऑन अप्रूवल उसको क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना, उसको क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना, वो अपने को याद है।
तो फिर लगता है अरे ये क्यों नहीं ऐड किए, ये भी तो अपना ही स्टॉक है। बिल्कुल है, अपना स्टॉक है, लेकिन आप कर क्या रहे ये तो बताओ, फिर समझेगा कि क्यों नहीं ऐड किया। तो हम निकाल रहे हैं कि आग लगी तो उसमें कितना माल जला, तो 99,000 का माल तो कहीं और रखा हुआ था, जो 375 का माल हमारे गोडाउन में था वो जला, उसका हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करेंगे। बोलिए, किसी को भी और कुछ बोलना है, पूछना है तो बताइए। क्वेश्चन 4 को आप होमवर्क मार्क कर लो, वो वैसे ही है जैसा अभी अपन ने सॉल्व किया, वैसे ही क्वेश्चन है, तो उसको आप होमवर्क मार्क कर लो और कर भी सकते हो घर पे आप उसको। उसमें है क्या 4th में है? अच्छा ठीक है, ठीक है, फिर सॉल्व ही कर देता हूँ, क्योंकि खैर आगे आएंगे वैसी भी चीज़ें, लेकिन वो नया है तो चलो करके दिखा देता हूँ, और कुछ नहीं है उसमें, वैसे ही बताऊंगा उसके, अच्छा मैं कर ही देता हूँ उसको सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिए, मैंने जैसे ही बोला होमवर्क, इन्होंने फट से पूछा कि ये पॉइंट बता दीजिए, इसका मतलब इन्होंने पढ़ा था घर पे, इन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया होगा कि इसमें कुछ तो भी अलग बताया है, इसलिए जैसे ही मैंने होमवर्क बोला इन्होंने फट से पूछ लिया। लेकिन जिसने पढ़ा ही नहीं होगा उसको थोड़ा ध्यान में रहेगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है घर, है ना। तो चलिए बता देता है, ये आगे भी आएंगे किसी न किसी क्वेश्चन में, लेकिन अब यहाँ पे अपन है तो यहीं पे ले लेते इसको, कि on 20th October 2009 the godown and business premises of Aman Limited were affected by fire. From the salvaged accounting record, the following information is available. Stock of goods at the rate of 10% lower than the cost as on 31st March 2009, 2,16,000. Purchases less return 1/4 से लेके 2010, वैसी उसी पीरियड के सेल। फिर आगे दिया सेल्स अप टू 20th October इंक्लूड 80,000 फॉर विच गुड्स हैड नॉट बीन डिस्पैच्ड। Purchases up to 20th October did not include 40,000 for which purchase invoice had not been received from supplier, though the goods have been received in godown. Past records show the gross profit 25%, the value of goods salvaged from fire 31,000, उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी है 1,00,000 की। ठीक है, तो बाकी डाटा तो पुराने जैसे ही है, पर ये वाला एक पॉइंट है आपके लिए और वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए चलो आपको उसको करा ही देता हूँ। बाकी काम वैसे ही करना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ और उसमें सब आइटम और प्रॉफिट लिख दो, फिर मिसिंग फिगर के तौर पे, बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आपको स्टॉक का फिगर पता चल जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट 1 अप्रैल 2009 टू 20 अक्टूबर 2009। ओपनिंग स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक 2,16,000 आपको दिख रहा है, पर वो लिख रहा है कि ये गुड्स को आपने 10% कम करके लिया है। मतलब ये हुआ कि अगर उसकी कॉस्ट 100 रुपए थी तो आपने 90 रुपए पे लिया है। अगर 100 रुपए कॉस्ट थी तो आपने 10 कम कर दिया है, 90 लिया है, यानी ये जो अमाउंट है ये 90 वाला अमाउंट है, तो इसको 90 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, यानी ये इसकी कॉस्ट आ गई 2,40,000। तो उसने कॉस्ट से 10% कम कर दिया था, मैंने कॉस्ट पे ला लिया। अब ऐसा क्यों किया, तो मैं दो एंगल से आपको बता रहा हूं। एक तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई उसने जो है ये जस्ट प्रॉफिट एडजस्टमेंट करने के लिए कम कर दिया था, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है उसने, उसने सिर्फ बोला है कि कॉस्ट स्टॉक को हमने 10% कम पे लिया था, बराबर।
उसने ये नहीं बोला कि इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम थी इसलिए हमने कम पे वैल्यू किया, बट मैं दोनों बात बता रहा आपको। तो पहले तो ये मान सकते हैं आप कि भाई इसने ऐसी एडजस्टमेंट करने के लिए कम कर दिया, तो फिर अगर ये फिगर गलत रहेगा तो आगे का स्टॉक भी गलत होने वाला है, इसलिए इसको करेक्ट करो। अपन ने कर दिया, 240 पे ला लिया। लेकिन अगर मान लो कि भाई ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम थी इसलिए उसने 2,16,000 पे वैल्यू किया था, फिर आप बोलोगे सर वो कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर का प्रिंसिपल कहाँ गया? कभी कभी लिखा भी रहेगा कि लोअर ऑफ द कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू उसने लिया है करके, लिखा भी रहेगा। तो मैं फिर से बोलूँगा कि आप फाइनल अकाउंट नहीं बना रहे, फिर से बोलूँगा कि आप फाइनल अकाउंट नहीं बना रहे, एक बात। दूसरी बात, अगर ये गुड्स आपने टेक्निकली 2,16,000 में लिया, ये करेक्ट भी है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ये वाले गुड्स पे तो फिर वो जो प्रॉफिट मार्जिन होंगी वो फिट नहीं बैठेंगी, समझ रहे? तो इस गुड्स को जब आपने यहाँ बेचा तो कितने में बेचा? क्योंकि अगर ये 2,16,000 में बिका तब तो इस पर कुछ प्रॉफिट ही नहीं हुआ होगा। और अगर बाय चांस आपने उसको रेगुलर प्राइस पे बेच दिया, क्योंकि ये तो वैल्यूएशन था एंड में, जब आपको लगा कि कम में बिकेगा इसलिए आपने कम में किया, अल्टीमेट क्या हुआ किसको पता? तो अगर वो रेगुलर प्राइस की तरह बिका होगा तब तो उस पर ये जो मार्जिन है उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट हो गया क्योंकि उसको आपने ऑलरेडी कम कर दिया था, यानी डेबिट कम है, सेलिंग प्राइस रेगुलर प्राइस, इसका मतलब प्रॉफिट तो और ज़्यादा हो जाएगा। इन एनी केस मेरा यहाँ पे फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट का जो रेशो लगाना है वो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इसको फुल प्राइस पे लाना ही उसका अप्रोप्रिएट रास्ता है, अनलेस कि कुछ और डिटेल दिए हो कि भाई इसकी वैल्यू कम थी फिर हमने आगे जाके इतने में बेचा, तो उसके लिए तो मैंने ऑलरेडी बोला एबनॉर्मल आइटम ट्रीट करने का और हटा देने का उसको, बराबर। तो ये वैसा तो डिटेल दिया नहीं है, तो इसलिए इसको आप नॉर्मल में ला लो, रेगुलर में ला लो, ताकि आपका जीपी रेशो फिर फिट बैठेगा, फिर जीपी रेशो गड़बड़ नहीं होगा। समझ में आ गई बात? तो इसलिए ये उसने 10% क्यों कम किया? ऐसे किया था क्या प्रॉफिट घटाने के चक्कर में, या उसको लग रहा था कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम है? दोनों केस में आप इसको रेगुलर वैल्यू पे ला लो, ताकि आप जब ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो लगाओगे तो फिट बैठेगा, वरना ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो फिट नहीं बैठेगा, और ग्रॉस प्रॉफिट गलत तो आगे का फिगर भी गलत। समझ में आ रही बात? तो 2,16,000 को मैंने 2,40,000 यानी रेगुलर प्राइस पे ला दिया, बाकी की तो चीज़ वही है और तो कुछ नहीं है उसमें। परचेज इनर कॉलम में ले लो, शायद कुछ एडजस्टमेंट है, 2,80,000। सेल्स इसको भी इनर कॉलम में ले लो, इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट है, 6,20,000। अब उसने फिर नीचे दिया है कि 80,000 रुपये का जो सेल है वो डिस्पैच नहीं हुआ था, गुड्स नॉट डिस्पैच्ड या सेल्स नॉट डिस्पैच्ड, तो सेल में से हटा दो, क्योंकि यहाँ पे मैं वही सेल लेना चाहता हूँ जो डिलीवर हुआ, सोल्ड एंड डिलीवर्ड। ख्याल है क्या आपको? फाउंडेशन में इन्वेंट्री चैप्टर में जब हमने ये सब वर्किंग कराए थे कि भी 10 अप्रैल का स्टॉक दिया, उसमें से अपने को 31 मार्च का स्टॉक लाना है, तो वहाँ पे अपन जब एडजस्टमेंट कर रहे थे मैंने आपको क्लियर शब्दों में वहाँ लिखा है, अभी घर में जाके नोटबुक देख लेना अगर संभाल के रखे होंगे तो, नहीं तो किसी करता पास हो गए तो बोले फाउंडेशन की नोटबुक किताब सब बोले रद्दी में भेज दो। रखना चाहिए कम से कम, अपन जब तक पढ़ाई कर रहे हैं कोई भी बेसिक चीज़ देखने की इच्छा हुई, सीए फाइनल में जाओगे ना तब भी जरूरत पड़ती है, तो आप फटाक से पलटा के देख सकते हो। तो खास करके जो सब्जेक्ट आगे तक रहेंगे उनके तो बराबर रखना चाहिए। तो आपको हमने बताया था वहां पे आप देखोगे कि उसमें लिखा था परचेज्ड एंड रिसीव्ड, सोल्ड एंड डिलीवर्ड, बराबर। तो ये सोल्ड है आपका 6,20,000, बट सोल्ड एंड डिलीवर्ड बोलूंगा तो 80,000 तो डिलीवर्ड हुआ नहीं था, तो मेरे को तो यहाँ पे क्या चाहिए? सोल्ड एंड डिलीवर्ड, जो डिलीवर हो गया, तो 5,40,000 ये है।
कहाँ गए अपन? उसके बाद 40,000 का परचेस है, बोला परचेस में इंक्लूड नहीं किया, जबकि माल तो आ गया था। तो परचेज एंड रिसीव्ड, तो माल तो आ गया था लेकिन आपकी एंट्री नहीं हुई है, तो ऐड कर दो उसको। अनरिकॉर्डेड परचेस, या पूरा लिखना है तो लिख सकते हो, रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड, बराबर है, कोई मनाही नहीं है, लिख सकते हैं आप। 40,000 का, ये 3,20,000। फिर दिया है सॉल्वेज वैल्यू पॉलिसी, ओके। अब ये आइटम तो पूरे हो गए, अब ग्रॉस प्रॉफिट आप निकाल के लिख दो। 5,40,000 का सेल है और वो 25% जीपी रेट दे रहा है। अगर क्लैरिफाइड नहीं रहा तो हम ये मान के चलेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट का रेट यानी सेल्स के ऊपर कैलकुलेट हुआ है। यहाँ पे लिखा नहीं है कि 25% ऑफ वॉट, समझ रहे हैं, लिखा नहीं है, तो हम मान लेंगे कि सेल पे है, क्योंकि कुछ लिखा नहीं तो नॉर्मल प्रैक्टिस है कि ग्रॉस प्रॉफिट हम किसके रेफरेंस में बात करते हैं, सेल। तो 25% मतलब 25% ऑफ सेल। अब इसको वैसे ही बैलेंस करो। $695 का टोटल डेबिट साइड का आ रहा है, क्रेडिट में भी 695 होना चाहिए। तो क्रेडिट साइड में 1,55,000 कम दिख रहा है, तो यह है स्टॉक बैलेंसिंग फिगर। अब स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, स्टॉक आपके गोडाउन में था 1,55,000 का जब आग लगी, मतलब 1,55,000 का माल हमारा आग में डिस्ट्रॉय हुआ, लेकिन वो जले हुए गुड्स में से भी हमको 31,000 रुपीज़ रिकवर हो जाएगा सॉल्वेज वैल्यू। बातें मत करिए। 1,24,000 ये हमारा लॉस हो गया, लॉस बाय फायर। अब भाई पूरा क्लेम इंश्योरेंस कंपनी देगी कि कम करेगी, तो वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने सफिशिएंट इंश्योरेंस कराया कि नहीं कराया, बराबर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको चेक करना है कि भाई पॉलिसी अमाउंट, तो भाई पॉलिसी अमाउंट तो है 1,00,000, और इंश्योरेबल सम यानी कितने का इंश्योरेंस कराना चाहिए। तो आपके पास 1,55,000 रुपये का माल गोडाउन में था, मतलब आपको 1,55,000 का इंश्योरेंस कराना चाहिए, बराबर। 1,55,000 आपने तो 1,00,000 का ही कराया, फटाक से एक बार थोड़ी देर के लिए इंश्योरेंस कंपनी बन जाने का। तो आप ही सोचो कि जिसने आपके पास इंश्योरेंस 1,55,000 के बदले 1,00,000 का कराया, तब भी आप उसके पूरे नुकसान को भरोगे क्या? आप उसको बता सकते हो कि भाई देखो आपने 1,55,000 में से सिर्फ 1,00,000 का इंश्योरेंस कराया, मतलब 55,000 के ऊपर जो भी नुकसान होगा उसके लिए आप जिम्मेदार हो। 1,00,000 के ऊपर का जो नुकसान रहेगा उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। इसका मतलब जो भी नुकसान होगा वो दोनों में प्रो राटा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन निकालते कि इंश्योरेंस कंपनी कितना आपको देगी। एवरेज क्लॉज अप्लीकेबल, क्योंकि अंडर इंश्योरेंस है, लिख सकते हैं बिकॉज देर इज अंडर इंश्योरेंस, एवरेज क्लॉज अप्लीकेबल। तो क्लेम इज इक्वल टू 1,24,000 का नुकसान हुआ, 1,55,000 के गुड्स पे, हर चीज मैं पढ़ रहा हूँ कि भाई 1,55,000 के गुड्स पे 1,24,000 का लॉस हुआ। अब 1,55,000 के गुड्स में से आपने 1,00,000 का ही इंश्योरेंस कराया था, इसीलिए प्रो राटा बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी आपके नुकसान का रिडक्शन करेगी
और आपको 80,000 रुपये रियम्बर्स करेगी। कितना देगी क्लेम? सिर्फ 80,000, 80,000। किसी को भी इसमें कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पॉइंट है तो बताइए। एनी क्वेश्चन, एनी पॉइंट? बोलिए। देखिए, आपने उसको यहाँ पे सेल में रखा ही नहीं। जब आपने उसको सेल में से हटा ही दिया तो फिर प्रॉफिट का क्या चक्कर उसमें? उसकी जो कॉस्ट है वो ही इसमें आई है। उसकी जो कॉस्ट है वही है, क्योंकि कैसे निकाला आपने गुड्स कि भाई ये मेरे पास गुड्स थे, बराबर। अब सिर्फ इसमें से मेरे को क्या माइनस करना? कितने कॉस्ट के गुड्स गए, कितने कॉस्ट के गुड्स गए वो माइनस किया, तो ऑटोमेटिकली कितने कॉस्ट के बचे हैं, कितने कॉस्ट के। इसका मतलब वो जो 80,000 सेल वैल्यू वाले गुड्स जो आपके गोडाउन में बचे हुए हैं, ऑटोमेटिकली उसकी क्या आएंगी? उसमें कॉस्ट आएंगी। समझ में आ गई बात? ये आपने जो ग्रॉस प्रॉफिट लिखा वो इससे रिलेटेड है। अगर मैं इधर वर्किंग भी कर दूं आपको तो मैं ऐसा बोलूँगा कि ओपनिंग स्टॉक मेरे पास 2,40,000, ये क्या है? कॉस्ट। परचेसेस 3,20,000, मतलब मेरे पास 5,60,000 कॉस्ट के गुड्स थे, है ना, टोटल गुड्स। लेस इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने कॉस्ट के गुड्स बिके, तो मैं बोलूँगा भाई 5,40,000 का माल जो मेरे गोडाउन से गया वो सेल वैल्यू है, उसमें 1,35 प्रॉफिट है। इसका मतलब उसकी कॉस्ट है 4,05,000, बराबर। तो आपके वो जो 80,000 वाले गुड्स है वो 5,60 में है एट कॉस्ट, बराबर। और अब आपने जो माइनस कर रहे इसमें उसका नामो निशान नहीं है, तो इसका मतलब वो बचे हुए में है, और बचे हुए में क्या रहेगा? उसका कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ स्टॉक, यानी उस दिन जो था जो आग में जला, ये है। किसी को भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पॉइंट है तो बताइए। बढ़े आगे। 5th नंबर, क्वेश्चन नंबर 5th। On 30th March 2018, fire occurred in the premises of Messrs. Alok and Company. The concern had taken insurance policy of 1,20,000, which was subject to average clause. From the books of account, the following particulars are available relating to the period 1st January to 30th March 18. Stock as per balance sheet on 31st December 17. अभी तक आपके ध्यान में आ जाना चाहिए जो पहले भी बोला कि पिछला स्टॉक का फिगर जो भी हमारे को मालूम रहता, नोन रहता, रिलायबल रहता, उसके आगे की वर्किंग करते अपन, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी भी एक्सेप्ट कर लेगी कि ओके भाई तुम्हारे ऑडिटेड बैलेंस शीट में इतना स्टॉक था, अब इसके आगे बताओ, क्योंकि वो स्टॉक 3 महीने पुराना था, उसके आगे कितना माल आया, कितना माल गया, आप ये बना के उनको समझा दोगे। इसका मतलब जिस दिन आग लगी इतना माल हमारे गोडाउन में था। Purchases including purchase of machinery costing 60,000, wages including wages 6,000 for installation of machinery, sales including goods sold on approval basis amounting to 90,000. No approval has been received in respect of 2/3 of the goods sold on approval.
The average rate of gross profit is 20% of sales. The value of salvage goods was 24,600. You are required to compute the amount of the claim to be lodged to the insurance company. ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट, फर्स्ट जनवरी 18 to 30th मार्च 18, इस पीरियड का आप ये अकाउंट बना रहे हैं। अब इस पीरियड के बिगिनिंग में जो है वो ओपनिंग स्टॉक, इस पीरियड के एंड में जो है वो क्लोजिंग स्टॉक। आपका बिगिनिंग में स्टॉक था 1,91,200। अब आपका परचेसेस का फिगर जो दिया है अकाउंट बुक के हिसाब से वो है 3,40,000, इनर में लिखा मैंने। अब वो बता रहा है कि इसमें 60,000 मशीनरी का इंक्लूडेड है। फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान दीजिए, ये डेबिट माइनस ये जो भी क्रेडिट में आया, बैलेंस इज स्टॉक, ये बोल रहे हैं आप। अब इस डेबिट में अगर मशीन इंक्लूडेड रहेंगी, अब मशीन तो बिकी नहीं है, वो तो हम बेच नहीं रहे, इसका ऑटोमेटिक मतलब रहेगा कि वो आपके ये स्टॉक में इंक्लूड हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? और आप स्टॉक निकाल रहे गुड्स का, आप क्लेम कैलकुलेट कर रहे गुड्स का। मशीन का भी क्लेम होगा, वो मैंने ऑलरेडी बताया, वो फिक्स एसेट का अलग इंश्योरेंस है, उसका अलग क्लेम होगा, वो इसके साथ मर्ज नहीं होना चाहिए। ये इसमें क्या आना चाहिए, सिर्फ मेरे गोडाउन में गुड्स कितने थे जो जल गए उसका क्लेम कर रहा है। मेरे वहाँ प्रीमाइसेस में मशीन होंगी, वो भी जली होंगी, बिल्डिंग होंगी जली होंगी, मशीनरी जली होंगी, वो सबका भी क्लेम करूंगा, बट वो ये इसमें इंक्लूड नहीं होता है ना, इसलिए उसको हटाओ यहाँ से। लेस मशीन, तो भाई 60,000 तो मशीन का है, वो हटा दो। इसका मतलब है गुड्स का जो परचेस है वो था 2,80,000। फिर वेजेस यानी गुड्स को रेडी करने के खर्चे रहते हैं। अब मेरे शब्दों पे ध्यान देते रहो, मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई गुड्स को रेडी करने के जो खर्चे हैं, अब आप खुद ही बोल सकते हैं कि सर इसमें 6,000 गुड्स को रेडी करने का नहीं है, वो तो मशीन को इंस्टॉल करने का है कि नहीं? तो जब आप पढ़ते हो मीनिंगफुल तरीके से ना, तो कुछ गड़बड़ होगा तो आपको अपने आप समझ में आता है, कुछ नया भी पूछेगा तो उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए आपको समझ में आता है, बिकॉज यू नो व्हाट यू आर डूइंग। और उसके लिए ये याद करने वाला तरीका पहले बंद करना पड़ता, बगैर समझे सिर्फ टीचर ने बोला अपन ने याद कर लिए, वो बहुत ही गलत तरीका है, मतलब इतना गलत कि बोल नहीं सकता मैं आपको, क्योंकि उसकी वजह से बच्चों के करियर बर्बाद हो जाते हैं, बाद में बच्चे पास ही नहीं हो पाते एग्जाम, क्योंकि उनको एक आदत ही नहीं पड़ती है सोचने की, इंटरप्रीट करने की, वो आदत ही नहीं पड़ती, दिमाग को ट्यूनिंग ही नहीं किया आपने वैसा, और फिर वो बाद में आदतें बदलती नहीं है। हैबिट्स आर हार्ड टू चेंज, बराबर, जितनी हैबिट पुरानी हो जाती है उतना मुश्किल होता है चेंज करना। तो इसलिए इस स्टेज में अभी भी आपके पास मौका है, आपको लगा कि कोई चीज़ें आपने बगैर समझे पढ़ते थे, ठीक है हो गई गलती, लेकिन अभी तो सुधारो ना उसको आगे के लिए। तो आप बोलोगे नहीं अभी तो काम चला लेता, इंटरमीडिएट में, फाइनल में सुधारूंगा मैं, फिर तो गए, फाइनल में तो इतना डिफिकल्ट हो जाएगा, और पढ़ाने वाला कौन मिलेगा किसको पता, क्योंकि फाइनल में पढ़ाने वाला कोई जरूरी नहीं है कि आपको बेसिक बताते बैठेगा, और उसमें उसकी कोई गलती थोड़ा है, वो सीए फाइनल के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हो, वो सीए फाइनल के लेवल से बात करेगा कि ये सब लोग इंटर तक पास हो गए, मतलब ऑलरेडी इनका लेवल ऑफ नॉलेज है। फिर वहां आप कहाँ से फिट बैठोगे, वहां कहाँ से फिट बैठोगे? और फाइनल में जाने के बाद आप फाउंडेशन की किताब उठा के, फाउंडेशन के वीडियो देख के अपना बेस इंप्रूव करोगे, इसके चांसेस और कम रहते हैं, क्योंकि ये हमारी साइकोलॉजी है, ये हमारी साइकोलॉजी रहती है। हम अपने से नीचे, अरे अभी मैं फाउंडेशन का कैसे पढ़ूंगा,
अभी तो मैं सीए फाइनल में हूँ, है ना, वो एक अलग रहता ही है, नेचुरल रहता, वो ईगो बोलो, एक ये रहता है, अरे यार मैं फाइनल में आ गया ना, बोले अभी काय को फाउंडेशन पढ़ूंगा, लेकिन फाउंडेशन पढ़े बगैर फाइनल पास ही नहीं हो पाते बच्चे, क्योंकि उनका बेस खराब था और वो बेस को इम्प्रूव नहीं करते। वो फाइनल की पढ़ाई में मेहनत करते रहते, लेकिन बेस को इम्प्रूव नहीं करते, और इसीलिए उनको प्रॉब्लम जाती। तो अपने पास अभी मौका है बेस को इम्प्रूव करने का, इसलिए उसको निग्लेक्ट मत करो, उसको ध्यान दो, मेहनत करो, बराबर है। अभी आप खुद देख लो, ये 4-5 प्रॉब्लम होंगे, हर चीज तो बार बार समझा रहा हूँ, एक बार समझा के छोड़ा ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे भी समझता है कि लर्निंग में एक बार में पूरी चीज ध्यान में आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप इंटरेस्ट लेते रहो, ध्यान देते रहो, बराबर आएगा। तो ये 1 लाख में से 6,000 जो है वो तो मशीन को बनाने का खर्चा है, यानी गुड्स को रेडी करने का खर्चा नहीं है। लेस इंस्टॉलेशन एक्सपेंस बोल दो, या ट्रांसफर टू मशीन, ऐसा भी वर्ड यूज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2,80,000 गुड्स का खर्चा, 94,000 गुड्स का खर्चा, बराबर, ये अपन बोलते। फिर है सेल्स 5,50,000, ऑलरेडी आपको सेल्स ऑन अप्रूवल बताया, कुछ नहीं किया तो भी चलेगा, बराबर, क्योंकि वो 99,000 जो ऑन अप्रूवल इसमें है वो गुड्स पूरे आपके गोडाउन से गए हैं, इसलिए आपने कुछ नहीं किया तो भी चलता है, या आप पूरे 99 को अलग करके उसको अलग से ट्रीटमेंट देना चाहते हो तो भी चलता है, आपकी मर्जी है। या आप बोलोगे मैं सेल्स और अप्रूवल अलग करता, अलग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पूरे को अलग करके भी करोगे तो भी होता है, या सिर्फ जो गुड्स नहीं बिके उतने को अलग करके करोगे तो भी चलता है, तीनों में इफेक्ट एक ही होगा। क्या करना है, हटाऊं क्या सेल्स ऑन अप्रूवल? रहने दो, रहने दो, आसान वाला काम है, इसलिए उसको अलग से लिख देंगे, ठीक है, उसको अलग से लिख देंगे। अभी कर देता हूं एक बार और, लेस ऑन अप्रूवल अनसोल्ड, जो बिके नहीं, तो 99,000 में से 2/3 का अप्रूवल नहीं आया बोल रहा, मतलब 66,000 के जो गुड्स है ये बिके नहीं है, मतलब 33,000 के तो बिक गए हैं, तो उसको रहने दो सेल्स में। इसको मतलब मैंने अकाउंटिंग वाले तरीके के बराबर रहने दिया। तो ये 484 के जो सेल है इसमें ऑन अप्रूवल भेजा था, बिक गए, वो भी है क्योंकि वो सेल हो गए। अब स्टॉक विथ कस्टमर, अब ये जो 66,000 सेल वैल्यू है तो मैं उसकी कॉस्ट निकाल लेता हूँ। अब रेट है ग्रॉस प्रॉफिट का 20% ऑफ सेल, मतलब 80% कॉस्ट है, बराबर। 66,000 का 80%, 52,800, मतलब ये हुआ 52,800 कॉस्ट के गुड्स मेरे पास से गए और कस्टमर के पास पड़े हुए, बिके नहीं है, कस्टमर के पास पड़े हुए। और लिखना है तो आप इसको और इसको ऐसा स्टार मार्क करो दोनों जगह, और नीचे फिर एक स्टार मार्क करके लिख दो ऑल्टरनेटिवली डोंट मेक दिस एडजस्टमेंट, alternatively don't make this adjustment of goods या unsold goods on approval, unsold goods on approval, so alternatively don't make this adjustment of unsold goods on approval because the same has
गॉन फ्रॉम आवर गोडाउन, बिकॉज वो हमारे गोडाउन से जा चुके हैं, इसलिए आप कुछ मत करो ना, क्योंकि जो माल आपके पास से चला गया वो क्रेडिट में आना चाहिए, तो ऑलरेडी आया हुआ है। आप क्या कर रहे हैं अभी, उसमें एक क्रेडिट में से हटा के दूसरे क्रेडिट में दिखा रहे, दिखा तो रहे वहीं पे, फिर आपने क्या किया, उसको कॉस्ट पे दिखा दिया। अब अगर कॉस्ट की बजाय आप पूरा 66,000 लिखोगे तो कुछ नहीं, मैं जब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लिखूंगा तो मैं वो 66 का भी ग्रॉस प्रॉफिट लिखूंगा, और कुछ नहीं है, क्योंकि मैं ग्रॉस प्रॉफिट यानी फाइनल अकाउंट के लिए नहीं कैलकुलेट कर रहा, मैं तो यहाँ की सेल वैल्यू को कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए कर रहा हूँ। तो अगर ये भी सेल वैल्यू रहेंगे तो इसका भी प्रॉफिट यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक, कहाँ थे अपन, इसके बाद ओके, सॉल्वेज वैल्यू और प्रॉफिट मार्जिन। चलिए अब लिख रहे हैं अपन ग्रॉस प्रॉफिट 484 इंटू 20%, 96,800। डेबिट के आइटम पूरे हैं इसलिए उसका टोटल लगाने का 96,800 मिला के 6,62,000। अकाउंट बैलेंस होने के बाद दोनों साइड इक्वल होते हैं, इसलिए इधर भी लिखा 662, लेकिन इधर साइड जो आइटम है उनका टोटल माइनस किया तो 1,25,200 कम है, बराबर। इसका मतलब है ये आपका स्टॉक है ऑन द डेट ऑफ फायर, ठीक है ना, 1,25,200, 1,25,200। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, कुछ गलत वगैरह हो गया तो बता देने का, कभी कभी ध्यान इधर उधर होने से हमारे से भी गलती हो सकती है, कोई बता देने का। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 1,25,200, इतना माल गोडाउन में था जब आग लगी, लेस सॉल्वेज वैल्यू, उसको रद्दी में बेच के 24,600, 24,600 मिल गया। इसका मतलब लॉस जो हुआ 1,06,000 रुपये, 1,06,000 का नुकसान हुआ। अब हमने जो पॉलिसी ली है वो 1,20,000 की पॉलिसी है, स्टॉक ज़्यादा है तो एवरेज क्लॉज अप्लीकेबल है यहाँ पे। आपका अंडर इंश्योरेंस का केस है, कम इंश्योरेंस कराया आपने, तो 1,06,000 का नुकसान 1,25,000 1,25,200 के गुड्स के ऊपर हुआ, और इस 1,25,200 में से 1,20,000 के गुड्स अपन ने इंश्योरेंस कंपनी के पास इंश्योरेंस कराए हैं, तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे इसको रिड्यूस करेगी। नाइन्टी सिक्स फोर ट्वेंटी टू 96,422। किसी को भी इसमें कोई भी क्वेश्चन कोई भी पॉइंट हो तो बताइए। बोलिए कोई पॉइंट कोई क्वेश्चन है तो।
Question number 6. Question number 6. A fire occurred in the premises of Garden Spring and Company on 30th September 17. From the following particulars relating to the period from 1st April 17 to 30th September 17, you are required to ascertain the amount of claim to be filed with the insurance company for the loss of stock. The company has taken an insurance policy for 97,500 which is subject to average clause. The value of goods salvaged was estimated at 35,100. Average rate of gross profit was 20% throughout the period. ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस मेड, वेजेस जिसमें मशीनरी का भी खर्चा है, सेल, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर, सेल वैल्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू कंसाइनी on 20th September lying unsold with them, free sample distributed at cost. वैसे एक दो नए नए आइटम जुड़ते जाएंगे. ट्रेडिंग अकाउंट, फर्स्ट अप्रैल 17 to 30th September 17. ओपनिंग स्टॉक, पहले के बचे हुए गुड्स 1,56,000. परचेसेस 3,12,000 के गुड्स और परचेस किया, मतलब उतने गुड्स हमारे गोडाउन में आ गए. अब इनको गुड्स को रेडी करने के लिए हमारे वर्कर लोगों को हम वेजेस पे करते हैं. 97,500 के हमने वेजेस पे किए, लेकिन इसमें से 6,500 रुपये के वेजेस उन वर्कर को दिए जिन्होंने मशीन को इंस्टॉलेशन का काम किया. समझ रहे? तो इसका मतलब उस समय वो गुड्स बनाने का काम नहीं कर रहे थे, तो इसलिए वो खर्चा गुड्स के खर्चे में नहीं आना चाहिए. तो इसलिए हम बोलेंगे लेस मशीन लिख देता हूँ, या ट्रांसफ़र टू मशीन या इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन की कॉस्ट 6,500, यानी 91,000 के वेजेस गुड्स को बनाने के लिए किए गए हैं. सेल 4,03,000. Goods taken by proprietor, goods taken by proprietor, जिसको अपन गुड्स यूज बोल देते थे, बराबर, तो अपन गुड्स यूज बोल देते थे. 32,500. Goods sent on consignment, goods sent on consignment 23,400. Free sample 3,250. 3,250. Gross profit
इंटू 20%, बराबर है। $87,100। अब अकाउंट का डेबिट का टोटल फाइनल करेंगे। $6,46,100। 646,100। अब क्रेडिट के बाकी के आइटम ये टोटल में से हटाओ तो पता चलेगा कि ये टैली हुआ कि कुछ बचा है। 183,950 आ रहा क्या? 183,950 स्टॉक बैलेंसिंग फिगर, स्टॉक बैलेंसिंग फिगर। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, स्टॉक 183,950। सॉल्वेज वैल्यू 35,100। 148,850 का लॉस, लॉस बाय फायर 148,850। आपने पॉलिसी सिर्फ 97,500 की ली तो इसका मतलब एवरेज क्लॉज अप्लीकेबल है यहाँ पे, अंडर इंश्योरेंस का केस है ये। तो जो क्लेम रहेगा वो प्रोपोर्शनेटली प्रोराटा बेसिस पे रिड्यूस किया जाएगा। इंश्योरेबल सम ये है 183,950 और आपने पॉलिसी ली 97,500 की। $78,896। 78,896। किसी को भी कोई भी क्वेश्चन कोई भी पॉइंट है तो बताइए। एनी पॉइंट, एनी क्वेश्चन? देखिए आपने किसी ने भी पूछा नहीं पर फिर भी मैं कुछ कमेंट कर रहा हूँ, सुन लो ताकि जिसके मन में कुछ डाउट चल रहा होगा तो क्लियर हो जाएगा। ये गुड्स आपके पास आए, ये गुड्स आपके पास आए, ये भी ये गुड्स की कॉस्ट का एडिशन है, गुड्स को रेडी करने का खर्चा है, बराबर। तो ये नेचुरल है, ऐड होना चाहिए और ऐड हो गए क्योंकि डेबिट डेबिट ऐड होता है। तो मतलब मेरे पास जो टोटल गुड्स थे इस पीरियड में उसकी कॉस्ट है ये। क्या ये मेरे पास जो टोटल गुड्स थे उसकी कॉस्ट है। अब अगर इस पीरियड में आपके गोडाउन में से कुछ भी माल गया नहीं रहता तो इतना स्टॉक था जब आग लगी, लेकिन भाई आपका बिजनेस चल रहा है तो गोडाउन में से माल जाता भी रहता है। तो ये माल आपके गोडाउन से गया, ये माल आपके गोडाउन से गया, ये भी माल आपके गोडाउन से गया, ये भी माल आपके गोडाउन से गया, बराबर। चारों में गुड्स आपके गोडाउन से गए और इसलिए माइनस होना चाहिए। लेकिन अभी आपने देखा कि ये कॉस्ट है तो भी कॉस्ट में से कॉस्ट ऑफ द गुड्स गॉन माइनस करूंगा तो कॉस्ट ऑफ द गुड्स बैलेंस मिल जाएगा। लेकिन इसमें से ये जो दो आइटम है ये तो सेल वैल्यू पे है, ये तो कॉस्ट पे नहीं है, बराबर।
तो इसीलिए उन दोनों का प्रॉफिट कैलकुलेट करके लिख दिया, यानी ऑटोमेटिकली वो क्रेडिट, ये डेबिट माइनस हो गया। समझ रहे? तो इसका मतलब वो काय में कन्वर्ट हो गया, कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ द गुड्स टेकन बाय ओनर। समझ में आ गई बात? इसलिए ये जो मेरा स्टॉक का फिगर निकला ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपने दिमाग में क्या चलता रहता है, अरे ये तो ओनर ने लिया, फिर ये तो कॉस्ट में लेना चाहिए, यानी फिर आपके दिमाग में फाइनल अकाउंट आ रहे हैं, फिर आपके दिमाग में फाइनल अकाउंट आ रहे हैं। मैं फाइनल अकाउंट नहीं बना रहा, कितने बार बताऊं है, लेकिन आपके दिमाग में घूम फिर करके फिर से फाइनल अकाउंट हावी होता है, क्योंकि ये सब चीजें आपकी मेमोरी में जरूरत से ज्यादा रिजिडली फिट है, इसलिए ऐसा होता है। समझ रहे? ये सब वो मेमोराइजिंग के नतीजे है, वो इतना ज्यादा फिक्स है कि बार बार वही आएगा आपके दिमाग में, धीरे धीरे हटेगा वो। समझ रहे? और जब ओनर गुड्स लेके जाता है तो कॉमनली वो एट कॉस्ट लेता है क्योंकि मालक है, बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि सेल वैल्यू में नहीं ले सकता, ये भी ध्यान रखो, ये रूल मत बनाओ। अगर मान लीजिए जैसे पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म में 3-4 ओनर है, तो वो उन्होंने म्यूचुअली डिसाइड किया कि भाई घर के लिए भी माल ले जाना है ना, जो सेलिंग प्राइस वही देना पड़ेगा, कोई मनाही है इसमें? कोई मनाही नहीं है। तो इसका मतलब उस केस में वो सेल की तरह नॉर्मल प्राइस वाला हो गया, यानी कि इन दोनों में सेम प्रॉफिट मार्जिन है, तो इसीलिए दोनों का प्रॉफिट मैंने निकाला। मैं चाहता तो दोनों को इनर में लिख के भी टोटल बाहर ले सकता था, वो भी कर सकता था, और अगर आप चाहते तो मैं यहीं पे इसको कॉस्ट में भी कन्वर्ट कर सकता था। समझ रहे? मैं यहीं पे कॉस्ट में भी कन्वर्ट कर सकता था कि ये 32,500 जो है भाई ये ओनर ने ले गया, इसलिए मैं इसकी कॉस्ट यहाँ लिख रहा हूँ, तो फिर मैं इसको 100 से डिवाइड करके 80 से मल्टीप्लाई करता तो यहाँ पे कॉस्ट आ जाती है। अब मैं वो कॉस्ट पे ले लेता तो फिर नेचुरल है यहाँ पर फिर मैं ये प्रॉफिट निकालते समय उसको नहीं लेता था, है ना? हमको मालूम रहा ना, हम सब इधर से भी कर सकते उधर से भी कर सकते हैं, यही रिक्वायर्ड है। क्योंकि नहीं तो क्या होगा, सपोज कोई चीज आपने अपने मन से कुछ की और आपने किताब में देखा वहाँ कुछ अलग ही तरीके से किया हुआ दिख रहा है, तो आपको लगेगा कि आप गलत हो, जबकि हो सकता है आप भी सही हो, वो भी सही है, सिर्फ तरीका अलग अलग है। तो जब हमारे में कॉन्फिडेंस आ जाता ना, तो हमारी गलती भी हुई तो हम पहले ध्यान से उसको कंपेयर करते, उसको सोचते, और फिर हमारा कंक्लूजन होता कि हाँ सही में हमने गलती की या सिर्फ यह ऑल्टरनेटिव है। तो किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बोल दीजिए, मैंने अपनी तरफ से तो खैर बता ही दिया आपको। बराबर है? कितना माल आया और कितना माल आपके पास से गया, बराबर? तो उसी पे से पता चलेगा कि कितना बैलेंस बचा। सिर्फ यही रहता है कि जो माल आया ये तो कॉस्ट है, लेकिन ये जो माल गया ये सेलिंग वैल्यू आ गई है, तो उसी को एडजस्ट करने के लिए अपन ये प्रॉफिट यहाँ लिख देते हैं उसका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 को होमवर्क मार्क कर लो, वो इसी टाइप का क्वेश्चन है जो अपन ने किया, तो देर इज नो पॉइंट इन वेस्टिंग द टाइम। चाहे तो मेरे पास लिखा दिख रहा, कभी कभी लिखा रहता है, नहीं लिखा रहता तो अलग बात है, तो लिख सकते हो आप अगर लिखना चाहते हो तो। क्वेश्चन 7 में स्टॉक जो निकलेगा, ये मैं क्लेम नहीं बोल रहा, लॉस बाय फायर नहीं बोल रहा, ये बोल रहा स्टॉक 141,500, 1,41,500, 1,41,500 स्टॉक जो आपके डेट ऑफ फायर का निकलेगा, तो आप चेक कर सकते हो सॉल्व करके। क्वेश्चन 8 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। A fire occurred in the premises of Messrs. MG and Company on 31st December 19 from the following particulars related to the period from 1st April 19 to 31st December 19. You are required to ascertain the amount of claim to be filed with the insurance company for the loss of stock. The company has taken insurance policy of 1 lakh. The salvage value 31,000. Gross profit 20%. Opening stock, purchases, goods withdrawn by the proprietor for his self use at sale value,
Goods distributed as charity at cost. Purchases include 5,000 for tools purchase. These tools should have been capitalized. मतलब वो इन्वेंट्री वाले कैटेगरी में आने लायक टूल्स नहीं है, बराबर है, क्योंकि कंज्यूमेबल टाइप की चीज़ रही तो वो इन्वेंट्री में भी आती है, तो वो उसने क्लैरिफाई कर दिया कि भाई ये आपको एसेट में लेना था. Wages include wages paid for installation of machinery, sales during the year, cost of goods sent to consignee, sales return. यानी एक तरह से इसमें सिर्फ ये सेल्स रिटर्न को छोड़ के कुछ भी नया नहीं, बाकी सब आ चुका. अब सेल्स रिटर्न कोई सिखाने की तो चीज़ है नहीं, वो तो और अच्छे से मालूम है आपको, तो आप इसको होमवर्क मार्क कर लो, कोई मतलब नहीं है टाइम वेस्ट करने में उस पर. सब चीज़ें आई हुई है. सेल्स रिटर्न को सेल में से माइनस कर देना, सेल रिटर्न को सेल्स में से माइनस कर देना, बाकी का ट्रीटमेंट वैसा ही है. कुछ पूछना हो तो बता दीजिए, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बोल सकता. तो फ्री सैंपल वाले गुड्स आपके पास से गए, वो भी क्रेडिट में आना चाहिए. कंसाइनी को भेजा वो गए, वो भी आना चाहिए. अब वो कंसाइनी के पास कभी लिखेगा, यहाँ नहीं लिखा, नहीं तो लिखेगा उसमें से उसने 60% बेच दिया, 40% अभी नहीं बिके, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. यहाँ से जितने गुड्स गए हटा दो, बराबर है. उसके पास कितना स्टॉक है वो थोड़ा निकाल रहे हैं, हमारे पास कितना स्टॉक है वो निकाल रहे हैं. ठीक. सेल वैल्यू पे ओनर ने लिखा, गुड्स निकाला, वो सेल वैल्यू है दिया है, दोनों रास्ते बता चुका हूँ. आप चाहो तो सेल वैल्यू पे लिख के बाद में ग्रॉस प्रॉफिट उसका भी कैलकुलेट करना, या तो फिर आप कॉस्ट पे लिख देना, चॉइस आपकी है. 9th क्वेश्चन. A fire occurred in the premises of Messrs. Star and Sons on 21st March 20. The concern had taken insurance policy of 75,000 which was subject to average clause. From the books of account following particulars are available. Stock on 1st April दिया है 1,50,500. Purchases including purchases of 40,000 for which purchase invoice had not been received from supplier, though goods have been received in the godown. क्या करोगे इसको बताओ. इसलिए ध्यान से पढ़ो, जल्दी में गड़बड़ी करते हो, पुराना वाला याद रखते हो, पढ़ के देखो क्या लिख रहा. इंक्लूडिंग परचेज ऑफ 40,000 मतलब इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है. इंक्लूडिंग परचेज ऑफ 40,000 फॉर विच इनवाइस हैड नॉट बीन रिसीव्ड दो द गुड्स हैव बीन रिसीव्ड. तो गुड्स आ गए हैं, इसमें इंक्लूडेड है तो बराबर है. समझ में आ रही बात. वो होता क्या है अपने को पिछले वाले जैसा लगता है. वहां पे क्या था कि इनवाइस आ गया था, नहीं सॉरी इनवाइस नहीं आया था, इसलिए अकाउंट नहीं किया था, उसमें वो परचेसेस में इंक्लूडेड नहीं था. समझ रहे, इसलिए अपन ने ऐड किया था. यहाँ ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इसलिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. ऐसा ट्रिक है, करता है कि नहीं करता देख लो. अभी के एग्जाम का क्वेश्चन है, अब भी कब का है, जनवरी 21, ताजा ताजा है क्वेश्चन बिल्कुल. ये रहता है. पेपर सेटर क्या करते जनरली प्रोफेशनल एग्जाम में, कभी कभी तो वो एज इट इज कॉपी कर देते बिल्कुल वर्बेटियम, शब्द भी इधर से उधर नहीं करते, कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं बदलते, ले छाप देते, पर कभी कभी वो ट्विस्ट कर देते. तो जो स्टूडेंट को बहुत प्रैक्टिस करके याद रहता है ना, वो कभी कभी बहुत नुकसान में जाता है, पता है. मैंने देखा है, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कोई बात, और होशियार बच्चों को देखा है बिल्कुल. होता क्या है, आपकी मेमोरी में फिट बैठा है, अब आप फटाफट करते जाते हो और आपको याद आ जाता, अरे ये तो हाँ किया था, ठीक से पढ़ते भी नहीं आप उसको. आपने देखा ही नहीं कि उसमें उसने छोटा सा ट्विस्ट कर दिया था और उससे मीनिंग बदल गया. इसलिए मैंने पूछा आपसे, कुछ ने सही भी बोला कुछ ने गलत बोला. तो जिसने सही बोला उसने बराबर ध्यान से वो पढ़ लिया था, उसको इंटरप्रेट कर लिया था कि गुड्स आ भी गया है और इसमें इंक्लूडेड भी है. और जिसने ऐसा मोटा मोटा देखा था उससे गलती हो जाती फट. आपको अपने आप को जज करते जाना है क्लास में, अरे हाँ ये मेरे से गलत हो गया या ये मेरे से सही हुआ. किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही अपने मन से टेस्ट करते रहो. क्वेश्चन पूछा आपने, जवाब जरूर सोचने का. बोलो अच्छी बात है, नहीं बोला तो भी चलेगा, बट सोचो जरूर.
और फिर कंपेयर करो कि अरे यार ये तो मेरा गलत हो गया। बाजू वालों को बताने की जरूरत थोड़ा है, बाजू वालों को बोलना हाँ मैंने ऐसी सोचा था बोलना। अपने आप से मत छुपाओ अपनी गलतियों को। दूसरों से तो छुपाते हैं, सब में आदत होती है, शायद मैं भी अपनी कमियों को दूसरों से छुपाता हूँगा, गलतियों को छुपाता हूँगा। एक नेचर रहता, कोई अच्छी बात है ऐसा नहीं बोल रहा, बट रहता है। क्योंकि गलती छुपाने की बजाय अगर एक्सेप्ट करो ना, पब्लिकली एक्सेप्ट करो, तो और जल्दी इंप्रूवमेंट होगा। समझ रहे? तो जो बच्चे फटाक से जवाब दे देते, गलत रहा तो गलत देते हैं, यानी सबके सामने अपने आप को एक्सपोज करते हैं, कोई हरकत नहीं है, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है मेरे को नहीं जमा, मेरे से गलत हो गया, तो वो जल्दी ध्यान देंगे। पर जो गलती छुपाने की कोशिश करता, वो कई बार क्या करता, दूसरों से छुपाने के चक्कर में अपने से भी वो गलती एक्सेप्ट ही नहीं करता। वो टालम टोलीज करता रहता, उसका मन अरे नहीं ना ऐसा था, वो तो सर ने जल्दी से पढ़ लिया ना इसलिए मेरा ध्यान नहीं गया, है ना। यानी ये क्या होता, आप बहाने ढूंढ रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि इंटरप्रेट करने में गड़बड़ी हो गई। तो उसको इम्प्रूव करो, एक्सेप्ट करो तो इम्प्रूव करोगे। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल फॉर एडवर्टाइजिंग फ्रॉम अप्रैल 119 टू द डेट ऑफ फायर इंक्लूडिंग द अबव परचेसेस, इंक्लूडेड इन अबव परचेसेस सेल्स एक्सक्लूडिंग गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस हैविंग सेल वैल्यू ऑफ 35,000। उसके नीचे लिखा है अप्रूवल हैव बीन रिसीव्ड फॉर गुड्स बिफोर द डेट ऑफ फायर, यानी वो जो सेल्स ऑन अप्रूवल वाले गुड्स है उसका अप्रूवल आ गया, वो सेल में इंक्लूडेड है, नहीं एक्सक्लूडिंग लिखा है, सेल्स एक्सक्लूडिंग गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल एक्सक्लूडेड है। और सेल का फिगर कितना है, 4,55,000। सेल का फिगर कितना है, 4,55,000। समझ रहे? और उसमें ये 35,000 नहीं आया है, जबकि वो 35,000 का माल भी अप्रूवल पे भेजा था और उसका अप्रूवल आ गया है, बिक गया है। अब देखिए बदल दिया ना उसने, सेल्स ऑन अप्रूवल का जो अभी तक दे रहा था उसे बदल दिया इसने। अब कितनी चीजें याद रखोगे बताओ मेरे को, कितनी चीजें याद रखोगे आप? इसलिए वो याद करने का तरीका जो अपने को प्राइमरी से लगाया जाता है, बचपने से हर चीज याद करो। तो प्राइमरी लेवल में क्या होता है, बहुत सारी जो चीजें होती है ना फंडामेंटल होती है, रिजिड है। अभी गिनती है 1 2 3, वो तो क्या बदलने वाली थोड़ा है ना। टेबल्स है, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, आपने याद कर लिया, कोई हरकत नहीं है, क्योंकि वो रिजिड चीज है, बदलेगी नहीं। तो आगे जब भी यूज करोगे, जैसे अपने को तो उतनी जरूरत नहीं रहती, बट जिनको बहुत कैलकुलेशन करना रहता है तो वो टेबल याद रहा तो फटफट कैलकुलेशन कर लेते हैं। मेरे को खुद को टेबल नहीं याद होगा, बचपने में क्या किए क्या नहीं भगवान जाने, लेकिन अभी तो याद नहीं है। लेकिन जब बोलते हैं तो बोलते बोलते फिर अपन कैलकुलेट कर लेते उसको, बोलते बोलते कैलकुलेट करते जाते, थोड़ा सा स्लो हो जाता है। जिसको याद रहता हो फटफट फटफट बोल देगा टेबल, है ना। लेकिन हमको उतनी जरूरत तो रहती नहीं है। पर अगर हमने वो याद करने की जो हैबिट रहती, फिर हम क्या करते, वो याद करने की हैबिट सब जगह लगाते रहते। तो कुछ कुछ चीज़ें याद रहने में कोई बुराई नहीं होती है, जैसे ये मैथ्स का फंडामेंटल चीज़ है टेबल वेबल, ये याद रही तो कोई हरकत नहीं है। लेकिन अकाउंट्स की कोई चीज़ को याद करने की कोशिश मत करो, हर चीज़ पे ध्यान दो, पढ़ो, मीनिंग निकालो, काम करो। ये मेरे से खुद से भी गलती हो सकती है, क्योंकि पढ़ाते समय मेरा भी ध्यान हट जाता है। मेरा भी ध्यान पढ़ाते समय कभी समझाने के चक्कर में रहता है, कभी किसी ने इनडिसिप्लिन कर रहा तो उसके तरफ ध्यान जाता है। तो ध्यान हटा, वो बोलते ना ट्रक के पीछे लिखा रहता ना, नजर हटी दुर्घटना घटी, बिल्कुल वैसा ही रहता है एग्जाम में भी। एक ध्यान हटा ना, गलती हो जाएगी, मैं भी गलत करूंगा क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, इंटरप्रिट गलत कर दिया। परचेस रिटर्न का फिगर 15,000 है, थोड़ा सा वहां करेक्शन कर लो, प्रिंटिंग में थोड़ा ऊपर नीचे शिफ्टिंग हो गया। तो 4,55,000 का सेल का फिगर है, परचेस रिटर्न का फिगर है 15,000, 15,000। वो 65,000 का फिगर वहां से कट कर दो, अगले पेज में वो जो आइटम है उसका फिगर है, वहां से कट कर दो 65,000, 65,000 वहां से कट कर दो। नेक्स्ट पेज में वेजेस इंक्लूडिंग सैलरी ऑफ मैनेजर, वहां लिख दो 65,000। नेक्स्ट पेज में लिख दो 65,000। फिर एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल, उसके आगे 12,000 छपा है, वो एक्चुअली नीचे वाले का फिगर है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉल्वेज 12,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉल्वेज 12,000, ठीक है। फिगर का अलाइनमेंट गड़बड़ था,
सुधार लिया आपने उसको? क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 9th। ट्रेडिंग अकाउंट 1/4/19 to 21/3/20। ओपनिंग स्टॉक 1,50,500। परचेसेस 3,17,000 जो है, ये हमने अकाउंट भी किया है, ये गुड्स गोडाउन में भी आ गए हैं, भले ही इसमें से 40,000 वाले का बिल नहीं आया। समझ रहे हैं? तो गुड्स आ चुके हैं और इसमें इंक्लूडेड है तो बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने सैंपल के तौर पे जो गुड्स बांटे और वो कॉस्ट पे ही है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल 32,000, ये गुड्स हमारे पास से गए। फिर सेल जो है वो 4,55,000 का तो हमारा डायरेक्ट सेल है, समझ लो, जो हमने सेल किया। फिर उसने लिखा था कि एक्सक्लूडिंग गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, तो भाई 35,000 के गुड्स मैंने अप्रूवल पे भी भेजा था जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, वो गुड्स बिक भी गए हैं, वो गुड्स बिक भी गए हैं, तो मैं इसी में उसको ऐड कर लेता हूँ, तो 4,90,000। अब अगर ये गुड्स नहीं बिके रहते, अगर वो बोलता कि अप्रूवल नॉट येट रिसीव्ड, तो भी गुड्स तो गए थे ना, तो माइनस तो होना चाहिए। ठीक है, मैं सेल में ऐड नहीं करता, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलता ठीक है भाई, बिका नहीं ना तो सेल में नहीं लेता, बट अलग से लेता था गुड्स विथ कस्टमर, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता, उसको सीधे कॉस्ट पे ले लेता था। समझ में आ गए? मतलब क्रेडिट में तो आना ही है, बिक गए तो भी और नहीं बिके तो भी, क्योंकि गोडाउन से तो गए हैं। यहाँ लोगे अगर सेल वैल्यू पे लिया है, कहीं पे भी लो, किसी भी नाम से लो, सेल वैल्यू पे लिया है तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट में आना चाहिए, अगर कॉस्ट पे लिया तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं। उसके बाद है परचेस रिटर्न था, नहीं है, तो परचेस में से माइनस करना पड़ेगा, मैंने आउटर में लिख दिया, कोई हरकत नहीं है। 3,17,000 रुपये इनर में लिखा, लेस रिटर्न 15,000, इसका मतलब परचेस का फिगर 3,02,000, परचेस का फिगर 3,02,000। ऐसा कोई ये नहीं है आप क्रेडिट में लिखोगे तो भी ये वर्किंग ही है, कोई फाइनल अकाउंट तो है नहीं, वर्किंग है, क्रेडिट में लिख दोगे तो भी काम बनेगा। पर कुछ कुछ चीज़ें कैसी रहती है, अपने दिमाग में इतनी हावी रहती कि कुछ अलग किया ना तो वैसी गाड़ी अटक जाती है। वेजेस, अब देखिए इसमें उसने अपने को क्या लिखा है उसको अपन पढ़ लेंगे। तो भाई वेजेस 65,000 है, लिखता है इंक्लूडिंग सैलरी ऑफ मैनेजर। अब ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का खर्चा है, इसको अपन मैन्युफैक्चरिंग के कॉस्ट में नहीं लेते हैं, इसको अपन गुड्स के वैल्यूएशन में इंक्लूड नहीं करते हैं, इसीलिए इसको हटा देंगे। 10,000 रुपये, 55,000 रुपये ले लो यहाँ पे। अब यहाँ पे हम
हो गए ना, पूरे आइटम हो गए ना। ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे, 20% बोला, 4,90,000 का 20%, 98,000। ठीक है ना, 98,000। $6,05,500 डेबिट का टोटल, तो क्रेडिट का टोटल भी उतना ही आना चाहिए, लेकिन अपन देख रहे हैं कि वो तो कम है। 83,500 का कोई ना कोई आइटम यहाँ है, स्टॉक। अभी आप सिर्फ एक अकाउंट बना के, ट्रेडिंग अकाउंट बना के बार बार स्टॉक का फिगर निकाल रहे हैं बैलेंसिंग फिगर। अगला चैप्टर जब पढ़ोगे सिंगल एंट्री, तो उसमें कई अकाउंट बनाओगे और अलग अलग अकाउंट को बैलेंस करके अलग अलग इंफॉर्मेशन निकालोगे। फंडा यही है कि कोई भी अकाउंट बैलेंस होने के बाद टैली होता है, इसलिए उसमें अगर एक चीज़ मिसिंग है तो अपन उस अकाउंट को बना के बैलेंस करके वो मिसिंग चीज़ को निकाल सकते हैं। अब ये स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक लेना है आपको, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। स्टॉक था 83,500, सॉल्वेज वैल्यू रिकवर हो गई 12,000, तो 83 में से 12 गया, 71,500 का लॉस हुआ। अब आपकी पॉलिसी कितने की है वो देखेंगे तो समझेगा कि एवरेज क्लॉज अप्लीकेबल है या नहीं है। कम है इंश्योरेंस पॉलिसी, कम अमाउंट की है, यानी एवरेज क्लॉज अप्लीकेबल है, तो 71,500 के लॉस को प्रोराटा प्रोपोर्शनेटली कम किया जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी 83 के स्टॉक पे इतना नुकसान हुआ, 83 में से 75 का इंश्योरेंस हमने किया है, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है, वो हम आपको देंगे। सिक्सटी फोर टू 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 64,222। किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो, पॉइंट हो तो बता सकते हैं आप। टेन नंबर क्वेश्चन, from the following information ascertain the value of stock on 31st March 2012। ओपनिंग डेट का स्टॉक, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस, सेल। At the time of valuing stock on 31st March 11, a sum of 3,500 was written off on a particular item which was originally purchased for rupees 10,000 and was sold during the year for rupees 9,000. Barring the transaction relating to this item, the gross profit earned during the year was 20% on sale. अब यहाँ पे आग वाग लगी ऐसा नहीं बताया, बल्कि वो ईयर एंडिंग भी दिखा रहा क्लियर कट, आपको स्टॉक निकाल के बताना है, बराबर। यहाँ पे कहीं लिखा नहीं आग लगी क्लेम कैलकुलेट करो, ठीक। अब वो जो एडजस्टमेंट दे दिया वही एबनॉर्मल आइटम बोला था आपको कि जिस पे वो प्रॉफिट मार्जिन फिट नहीं बैठती, तो उस एबनॉर्मल आइटम को वहाँ से हटा दो, अलग कर दो, बाकी का काम वही है। अब वही वर्डिंग आपको आगे के और 2-3 क्वेश्चनों में भी मिलेंगी, तो ध्यान देने का अगर कुछ कंफ्यूजन आपको लगा तो। उसने पूछा तो नहीं है, पर मेरे को आदत है थोड़ी ज़्यादा की
है ना। तो मैं आपको इसमें प्रॉफिट लॉस भी बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, प्रॉफिट लॉस भी बना लेंगे उसमें। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये इंश्योरेंस क्लेम वाला केस नहीं है, आग लगी नहीं, स्टॉक जला नहीं, ये ध्यान में रखना। ओपनिंग स्टॉक इनर कॉलम में लिखना, ये 28,500। परचेसेस 1,52,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, गुड्स को रेडी करने के खर्चे हैं, ये अपन ट्रेडिंग अकाउंट में लेते हैं, ये अपन वैल्यूएशन में इंक्लूड करते हैं कॉस्ट ऑफ द गुड्स में, बराबर है। इन्वेंट्री चैप्टर में फाउंडेशन में पढ़े अपन ने, गुड्स को रेडी करने तक का खर्चा अपन कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। अब ये मैं थोड़ा नीचे का पार्ट भी बना दे रहा हूँ, ये आपको क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा नहीं है, मैं बना दे रहा हूँ। तो सेलिंग के खर्चे ये इधर जाएंगे आपके प्रॉफिट लॉस में। एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे ये जाएंगे आपके प्रॉफिट लॉस में। फाइनेंशियल एक्सपेंस यानी इंटरेस्ट जैसे खर्चे 4,300। सेल्स भी इनर कॉलम में लिखना, 2,49,000। अब वो आपको बोल रहा है कि एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 11 का स्टॉक ये है, बराबर है। ये 31 मार्च 11 का स्टॉक है, यही आपके इस पीरियड का ओपनिंग स्टॉक बन गया। तो बोल रहा है इसको वैल्यू करते समय, ठीक है, इस सम ऑफ 3,500 वॉज रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ किया था, खत्म किया था, ऑन ए पर्टिकुलर आइटम विच वॉज ओरिजिनली परचेज फॉर 10,000। तो ये आइटम को 10 में खरीदा था, बट जब स्टॉक में उसको वैल्यू किया तो उसमें से 3,500 कम कर दिया था, कुछ भी रहता है, डैमेज हो गया, कुछ हो गया, इसलिए कम कर दिया था। तो 10,000 के आइटम में से 3,500 कम कर दिया, यानी कितना इंक्लूड किया, 6,500। इसका मतलब उस आइटम का इसमें 6,500 है। अब उसके ऊपर ये नॉर्मल जीपी रेशियो आपका फिट नहीं बैठ रहा है, इसलिए उसको हटा दो यहाँ से। तो इसलिए अपन उसको एबनॉर्मल आइटम बोलेंगे कि लेस एबनॉर्मल आइटम 6,500। तो 10 का था, पर आपने 3.5 पिछले साल ही कम कर दिया था, मतलब आपने स्टॉक में 6,500 लिया था। अब ये आइटम को आपने बेच दिया इस पीरियड में, वह सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 99,000। तो जब आपने इस ईयर में बेचा मतलब सेल में इंक्लूडेड है, तो उसमें से भी हटाओ। लेस एबनॉर्मल आइटम 9,000 रुपये यहाँ से भी हटाओ। 2,40,000। एबनॉर्मल आइटम बोलो, डैमेज्ड आइटम बोलो, जो बोलना है बोलो आप। अब इसमें सब आइटम ऐसे हैं जिनके ऊपर वो जो 20% का रेशियो है फिट बैठता है, इसीलिए अब अपन वो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करके लिख देंगे। 2,40,000 का 20% 48,000, ठीक है, 48,000। यही ग्रॉस प्रॉफिट जब P&L नीचे लेके आ जाऊंगा, $2,52,000। 12,000 क्रेडिट में शॉर्ट है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक
12,000 है बैलेंसिंग फिगर, बराबर, बैलेंसिंग फिगर 12,000 रुपये। तो क्वेश्चन तो सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट तक ही था, पर अपन ने नीचे का प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी बना लिया। अब नेट प्रॉफिट, डैमेज्ड आइटम या एबनॉर्मल आइटम, उसको आपने ट्रेडिंग अकाउंट से हटाया तो पीएनएल में लाएंगे। कंसाइनमेंट चैप्टर में पढ़ चुके हो, एबनॉर्मल आइटम को आप अलग करते थे और उसका जो भी अल्टीमेट प्रॉफिट लॉस आया उसको आप फिर अपने पीएनएल में ट्रांसफर करते थे, बराबर। तो ये जो डैमेज्ड आइटम था उसका सेल 9,000 है, डबल एंट्री बोल के बताऊं क्या, सेल डेबिट और ये एबनॉर्मल अकाउंट क्रेडिट, बराबर। तो ये क्रेडिट है 9,000। 6,500 ओपनिंग स्टॉक में से हटा रहा हूं, तो ओपनिंग स्टॉक में क्रेडिट और यहाँ पे डेबिट, इसलिए लेस उसका कॉस्ट बोलो, बुक वैल्यू बोलो, जो आपके बुक में था 6,500, इसका मतलब उस पर 3,500 का प्रॉफिट हुआ है। ये क्या हुआ है, 3,500 का प्रॉफिट, 2,500, 2,500, राइट, यू आर राइट, 2,500 का प्रॉफिट हुआ। अब बताइए कि आइटम खरीदा कितने में था, 10,000 में, बेचा कितने में, तो फिर प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस हुआ 1,000 का। लेकिन अकाउंटिंग में क्या होता है, हम ईयर वाइज चलते हैं। तो क्योंकि खरीदा पिछले साल था, बेचा इस साल, अब पिछले साल आपको लगा था कि ये आइटम डैमेज हो गया, इसकी वैल्यू गिर गई, नुकसान होगा, तो आपने 3,500 का नुकसान पिछले साल अकाउंट कर लिया, बराबर। अब पिछले साल 3,500 का नुकसान अकाउंट हुआ, इस साल 2,500 का प्रॉफिट अकाउंट हुआ, दोनों का टोटल कर लो, 1,000 का लॉस है। बट क्योंकि आपको ईयर वाइज चलना पड़ता है इसलिए वो 2 हिस्से में ब्रेक हो गया है। समझ में आ गई बात। अब इसको बैलेंस कर सकते हो, ये आपको इस ईयर का जो भी नेट प्रॉफिट हो बता देगा। यही बताने के लिए मैंने इतनी नीचे का पार्ट भी बनाया, ताकि आपकी थोड़ी सी आइडिया बने उसके लिए। मैं बेफिजुल कोई काम नहीं करता, मैं जो कुछ करूंगा यहाँ पे एक एक शब्द जो बोलूंगा ना कुछ पर्पज रहता है उसका, उससे कुछ ना कुछ सिखाना रहता है। $28,100 देख लो भाई, 28,100 है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताइए। लास्ट लॉस लास्ट ईयर में, ये देखिए, ये आपका लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट, आपने इसको जब परचेज किया था तो डेबिट आया यहाँ पे 10,000। अब जब ये क्लोजिंग स्टॉक में बचा था, बेचा नहीं था इसको, स्टॉक में बचा था, तो आपने इसको 6,500 पे वैल्यू किया, ये 3,500 का डेबिट वो इस ईयर के प्रॉफिट में से एडजस्ट हुआ। समझ लिया। किसी को कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट? तो पढ़िए, कुछ होमवर्क करिए, नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। अब ये रिटर्न ऑफ वगैरह वाले में किसी को लग भी रहा होगा कुछ डाउट, तो अगले 2-3 क्वेश्चन में और आएगा, फिर ध्यान देना। लगे तो क्वेश्चन घर से पढ़ के रख लेना, क्वेश्चन घर से पढ़ के रख लेना।